गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आज फिर मैं विनीत आपके अपने चैनल संदीप क्लासेस पे जो डेली की जैसे जो साइंस की सीरीज चल रही है उसको लेके फिर हाजिर हुआ। मैं विनीत आपका स्वागत करता हूँ संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीवाईक्यूज की पूरी सीरीज चल रही है जो कि स्पेशली आरआरबी और ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जामों में प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। जो आज का सेशन हम लेने वाले हैं वो प्योरली ग्रुप डी जो आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, जिसमें साइंस के 25 क्वेश्चन रहते हैं तो वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपने पीटी का एग्जाम दे ही दिया हो गया। अब जो आने वाला एग्जाम है जो ग्रुप डी ही है तो वो 1-2 महीने में होगा, तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि इसके बाद अब आरआरबी का ही एग्जाम होने वाला है। और जो लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो लोग करते रहें, और जिन लोगों के मन में ये चल रहा है कि एग्जाम नहीं होगा ग्रुप डी का भी रिसेंटली, वो होगा। ऐसा नहीं होगा, कुछ चीजें हैं डिले होंगी बट एग्जाम होगा उसका। तो उसके लिए प्रॉपर कंटिन्यूअसली, अगर नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो लेक्चर देखते रहिए। और ये है कि थोड़ा बहुत नोट भी करते रहिए। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो बार बार लेक्चर ढूंढना पड़ेगा आपको फिर। तो अगर थोड़ा नोट करते रहोगे तो उसमें ये रहेगा कि आप प्रॉपर रिवाइज कर पाओगे थोड़े टाइम के बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, अच्छे से चीजें समझो। जो नहीं समझ में आ रहा नोट कर लो, उसको बार बार रिवाइज करो। नहीं समझ में आ रहा फिर क्लास देखो और कमेंट करते रहिए और क्लास को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, फ्लोएम में भोजन की गति का सही चित्रण कौन करता है? फ्लोएम में भोजन की गति का सही चित्रण कौन करता है? अब देखो, फ्लोएम के बारे में देखोगे ना, फ्लोएम तो इसका काम क्या होगा? इसका काम है बना हुआ भोजन, प्लांट्स में बना हुआ भोजन, पत्तियों के द्वारा बना हुआ भोजन पूरे प्लांट में ऊपर से नीचे की तरफ प्रोवाइड करवाना। कहां से? पत्तियों द्वारा बना हुआ भोजन पूरे प्लांट में, पूरे पौधे में भेजना। ये फ्लोएम का काम हो गया। या फिर इसको अगर दूसरे वर्डों में कहोगे तो क्या करता है? खनिज लवण का वहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करेगा? खनिज लवण का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो, फ्लोएम के बारे में जान के अब एक बार और जान लो जाइलम क्या होगा। जाइलम क्या होगा? जाइलम क्या होगा? जाइलम मतलब जो जल का वहन करेगा, जल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और जल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? वो रूट से ऊपर की तरफ होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। क्या होगा? जल का परिवहन। ये होगा कैसा? ये नीचे से ऊपर की तरफ होगा, नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से कहने का मतलब ये है रूट से ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन फ्लोएम कहां से होगा? फ्लोएम पत्तियों से बनेगा और नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फ्लोएम में भोजन की गति का सही क्रम। फ्लोएम में भोजन की गति का सही चित्रण। अब फ्लोएम की बात करेगा तो किधर से जाएगा? ऊपर से पत्तियों से बनेगा, नीचे की तरफ आएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला डायग्राम, पत्तियों से बना भोजन, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये देखो पत्तियों से बना नीचे की तरफ आ रहा है। अगर सही से देखो तो देखो, अगर दिख रहा हो, ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ और रूट में जा रहा है। ये देखो पत्तियों से बना नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना। बट ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है ना। अब मान लो यहां से ऊपर की ओर जाता तो शाखाओं में भी जाना चाहिए था इसे, और इधर शाखाओं से भी आना चाहिए था। तो देखो ये तो होगा नहीं, ये तो आप एलिमिनेट ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि देखो कहीं ये पत्तियों से बना हुआ भोजन कहीं इंडिकेट नहीं कर रहा है। अब ये देखो जो पत्तियों से बाहर की ओर जा रहा है इसको बोलेंगे इवापोट्रांसपिरेशन। जो पत्तियों से इवापोरेशन होता है, जो पत्तियों से वाष्पीकरण होगा, उसको बोलेंगे इवापोट्रांसपिरेशन। तो ये तो इवापोट्रांसपिरेशन का एग्जांपल है।
किसका? इवापो ट्रांसपिरेशन, जो पत्तियों के द्वारा होगा, जो पत्तियों के द्वारा होगा। अब देखो इसको, देखो सी वाले को देखो, ये होगा नहीं तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो इवापो ट्रांसपिरेशन हो रहा। अब देखो सी को, देखो देखो पत्तियों से भोजन बना, ये देखो इधर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, फिर नीचे की तरफ आया, ये भी ऐसे आ रहा, ये भी ऐसे आ रहा है, ये नीचे आया, रूट में गया। अब देखो यहाँ से ऊपर भी जा रहा है, देखो ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, और ये इधर इधर भी आएगा, इधर भी। तो इसका सही है जो डायग्राम, तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी ही सही है। देखो बी तो सही हो नहीं सकता और डी भी नहीं हो सकता। अगर ये सही जब होता भाई, ये कहां तक जाएगा, इसके ऊपर थोड़ी निकल जाएगा। अब देखो इसको अगर सही से देखोगे तो ये ऊपर की तरफ इंडिकेट करता था, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल ऊपर नहीं निकल जाएगा, ऊपर लास्ट तक जाएगा, बस लास्ट तक जाएगा, वहां से खत्म। तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर आपका सी होगा। सी होगा तो सी होगा तो सी होगा तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? ऑप्शन सी किसमें है? ऑप्शन सी है आपके ऑप्शन डी में। ऑप्शन सी किसमें है? ऑप्शन सी ऑप्शन डी में है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर डी इज करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट। ये चीजें आपने सारी नोट कर ली होंगी, ये चीजें क्रम भी याद रखो और कौन क्या कर रहा है वो भी याद रखो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्स पावर का मान होगा, एक हार्स पावर का मान होगा। तो ये सबको रटा है, 1 हार्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। 746 वाट। ये चीज नहीं याद है तो रट लीजिए, याद कर लीजिए, कभी कभी आ जाता है ऐसा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 746 वाट। 746 जूल भी आपका इंतजार कर रहा है, बट जूल नहीं होगा, क्या होगा? वाट होगा। वाट की अगर यूनिट की बात करेंगे तो अगर शक्ति को लिखेंगे कैसे, तो शक्ति बराबर क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। तो कार्य की, वर्क की यूनिट क्या होगी? इसकी होगी जूल, टाइम की सेकंड। तो हम शक्ति को क्या लिख सकते हैं? अगर ये वाट ना लिखा होता, तो वाट अगर नहीं लिखा होता तो इसको ऐसे भी लिख देता, जूल पर सेकंड, तब भी सही होता है। 746 जूल पर सेकंड। यहाँ आप जूल पर सेकंड यहाँ सही है, बट देखो पॉइंट लगा है, इस वजह से गलत हो गया। जूल तो खाली होगा नहीं, और किलोवाट भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सी इज करेक्ट। आंसर सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? क्या कह रहा है? संभावित समावयव नहीं है। तो कौन सा संभावित समावयव नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ये जो संभावित समावयव नहीं है, देखो 2 मिथाइल पेंटेन तो है, 3 मिथाइल पेंटेन है, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन भी है, डाईमेथिल ब्यूटेन भी है। किसका पूछ रहा है? हेक्सेन का संभावित समावयव, ये भी समावयव नहीं है। तो ये भी है और ये भी है, ये भी जो है नहीं, तो कौन सा नहीं है? डी नहीं है, पेंटेन नहीं है, एथिल पेंटेन नहीं है। तो आंसर ये नहीं है, तो मतलब यही आंसर सही है, क्योंकि हमको क्या बताना? नहीं वाला बताना। तो आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा सही? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक अवतल लेंस का मुख्य फोकस पर एक बिंब रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा करेगा? अब किसकी बात कर रहा है? अवतल लेंस की। ये इस बात का बहुत ध्यान रखो। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर एक बिंब रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करेगा? अब अवतल लेंस है तो वास्तविक और छोटा होगा। वास्तविक छोटा होगा? नहीं होगा। आभासी और आवर्धित? नहीं। वास्तविक और आवर्धित?
वास्तविक और आवर्धित, देखो वास्तविक नहीं होगा, आभासी तो होगा सही बट आवर्धित नहीं होगा। ठीक है, देखो आभासी और छोटा, आभासी छोटा होगा, अत्यधिक छोटा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। आभासी होगा और अत्यधिक छोटा होगा, आभासी और अत्यधिक छोटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिख रहा है? दिख रहा सही? अब सही दिख रहा होगा ना? दिख रहा सही। ये क्वेश्चन बड़ा है ना, तो देख लीजिए। है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण तैयार करने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। विरंजक चूर्ण तैयार करने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए, सही अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो देखो विरंजक चूर्ण की बात कर रहा, मतलब क्लोरीन की बात करेगा, किसकी? क्लोरीन की। तो देखो विरंजक चूर्ण क्लोरीन की बात करेगा, तो देखो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। देखो इसमें कहीं क्लोरीन दिख रही? कहीं नहीं दिख रही, हटा सकते हो। इसमें कहीं दिख रही है विरंजक चूर्ण? दिख रहा? नहीं दिख रहा। इसमें कहीं दिख रहा है? इसमें ऐसी कोई बात नहीं, तो देखो कहाँ दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर बी होगा। एग्जाम में ऐसे सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एग्जाम में अपना क्वेश्चन किसी तरीके से करेक्ट करना है, किसी तरीके से, चाहे जैसे सोचो, क्वेश्चन करेक्ट, क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए। देखो इसमें क्लोरीन कहीं दिख रहा है, वो का नाम व्यंजक चूर्ण दिख रहा है, ब्लीचिंग पाउडर दिख रहा है, कहीं ब्लीचिंग पाउडर दिख रहा है यहाँ, या ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण, या फिर विरंजक चूर्ण। क्या होगा इसका विरंजक चूर्ण? तो इसका होता है CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2। तो ये कहीं दिख रहा है आपको? CaOCl2 विरंजक चूर्ण कहीं नहीं दिख रहा। देखो यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो यह यहाँ पे है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको खाली देखना है, उसको सही से देखना है, अटेम्प्ट करना है कि वो पूछ क्या रहा है, उसी तरीके से सोचना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना है, बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध नीचे चित्र में दर्शाया गया है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध नीचे चित्र में दर्शाया गया है। अब प्रतिरोध मतलब बताना है इसका, समतुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल प्रतिरोध। अब देखो, अब इसको अलग बना लो पहले, ये ऐसे बनाओगे ना, ऐसे बनाओगे ना। देखो ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। अब देखो समतुल्य प्रतिरोध। अब देखो एक चीज, जो ये वाले दोनों हैं, ये वाले, ये दोनों तो किसमें होंगे? ये दोनों सीरीज में होंगे। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये दोनों किसमें जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में, तो इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में इसमें क्या लगेगा? R बराबर R1 प्लस R2, तो ये श्रेणी क्रम हो गया। तो R1 बराबर 3, R2 बराबर ये वाले 3, भाई R1 ये R2 मान लो, और ये R1 मान लो, और ये R3 मान लो। ठीक, तो कितना हो जाएगा टोटल? कुल 6 ओम। तो ये अब तो 6 ओम निकल के आ गया। ये वाला कितना है? अभी ये 3 ओम है। ठीक, ये 3 ओम है। अब देखो ये अब किसमें है? अब ये किसमें है? अब ये है किसमें? पैरेलल में, मतलब समांतर में। अब ये समांतर में बन गए। अब ये समांतर में बन गए। अब जब समांतर में बन गए तो समांतर वाला फार्मूला लगाओ। समांतर में क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब देखो 1/R1 की वैल्यू कितनी रखेंगे? 6।
R2 की 1/3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे 6 ले लो, तो ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो कितना आ जाएगा 3/6। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, अरे 1/r लिख लो, 1/2, तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 ओम। इसको सॉल्व करने में तो आप लोग बहुत माहिर हो, कैलकुलेशन तो आप लोगों की है ही इतनी फास्ट, तो कितना आएगा 2 ओम आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो गया, आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी सही होगा। अब देखो, अब इसमें कभी कभी यहाँ पे वोल्ट की जगह कुछ वैल्यू दे देगा, वोल्ट की जगह कुछ दे देगा और करंट निकलवा लेगा, करंट पूछ लेगा, तो करंट निकालोगे कैसे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या, V बराबर आई आर, आई इंटू आर, इसके अकॉर्डिंग, इससे अब देखो वोल्टेज यहां दे देगा और करंट टोटल निकाल ही लोगे 2 ओम, तो करंट का वोल्टेज और रेजिस्टेंस रख के करंट आप निकाल लोगे, ठीक। तो आंसर इसका क्या हुआ आंसर 2 ओम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी चीजें समझ में आई भाई। ये देखो, अब ये देखो सीरीज में जब ये सीरीज में सॉल्व करने के बाद दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल पैरेलल में हो जाएगा, तो कुल पैरेलल में पहले सीरीज वाला लगाएंगे फिर पैरेलल वाला लगाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। सही है कि सही उत्तर पूछा है, इस बार ये नहीं पूछा कि कौन सा गलत है कौन सा नहीं है, क्या पूछा, सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो सही उत्तर की पहचान करना है आपको। देखो डोबेरेनर के बारे में पूछ रहा, देखो डोबेरेनर ने त्रियक नियम दिया था, कौन सा, त्रियक नियम दिया था, त्रियक नियम डोबेरेनर ने त्रियक नियम का दिया था। हाँ, तो ये बात सही है कि डोबेरेनर ने त्रियक नियम दिया था। दूसरा पढ़ो, डोबेरेनर ने अलग अलग गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें से प्रत्येक में 3 तत्व थे। देखो 3 तत्व तो जरूर थे, लेकिन डोबेरेनर ने अलग अलग गुणों वाले, नहीं तत्व, अलग अलग परमाणु भार वाले, अलग अलग गुण वाले नहीं, अलग अलग परमाणु भार वाले, क्या, अलग अलग परमाणु भार वाले, अलग अलग परमाणु भार वाले समूहों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें से प्रत्येक में 3 तत्व थे। ये बात तो सही है, लेकिन गुणों वाले नहीं, प्रत्येक परमाणु भार वाले, अलग अलग परमाणु भार वाले, तो ये तो हुआ गलत। तो आंसर कौन सा सही, कथन 1 सही है। कथन 1 सही है अगर, तो आंसर कौन सा टिक करोगे, आंसर टिक करोगे केवल कथन 1 सही। आंसर टिक कौन सा करोगे, आंसर टिक करोगे केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 1 सही है, क्योंकि हमारा दूसरा गलत है। तो आंसर होगा आपका ए करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा फोकस करो, हम पढ़ के बता दे रहे हैं। देखो पढ़ के बता दे रहे हैं, ये लिखा है पौधे, ये पौधे लिखा है, ये लिखा है जंतु। पौधे और जंतु के बीच में क्या बताना है, कौन सा विकल्प गलत कथन दर्शाता है, कौन सा विकल्प गलत कथन दर्शाता है, मतलब इधर लिखा है कथन और इधर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, तो कौन सा कथन गलत दर्शाएगा। तो देखो पौधों के बारे में है और जंतुओं के बारे में है। देखो पहले पौधे पढ़ रहे हैं, गति नहीं करते, पौधे गति नहीं करते हैं, पौधे गति नहीं करते हैं, तो ये बात सही लग रही है, अभी तो सही लग रही है। अब जंतु में आ जाओ, भोजन साथी और आश्रय की तलाश में घूमते हैं। सिंपल सी बात है, भोजन साथी और आश्रय की तलाश में घूमते हैं। जैसे आप किसी संगिनी की तलाश में घूम रहे हो, ठीक है मिल जाएगी, लेकिन जो पहले चाहिए वो चीज भी ले लो, उसके साथ में संगिनी मिलेगी तो ज्यादा बहुत अच्छी बात है। संगिनी भी मिलेगी, उसका भी टाइम आएगा, और जिनकी है वो बहुत अच्छी बात है, तो ये भी सही बात है। अब देखो दूसरा पढ़ो, अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, किसमें, पौधे की बात कर रहा, अधिकांश पौधों में ऊतक मृत होते हैं, जो पौधों के चारों ओर उसको कवर करके रखती है, जिसको आप जो गांव में रहते हैं जिसको चिफुरी बोलेंगे ना, तो वो मृत होंगी। तो ये बात भी सही लग रही है। अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, किसमें, जंतुओं में, यह भी बात सही है कि अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं जंतुओं में। फिर क्या कह रहा, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
पौधों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है कि पौधों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर जंतुओं की बात करेगा तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जंतुओं में रियलिटी में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है। पौधों के कंपैरिजन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो पौधों की बात करेगा, वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। ये बात आपको सही लग रही है? मतलब आप सही बताओ, ये बात सही लग रही है? फिर अब जंतुओं में आओगे तो वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है ना। देखो जंतुओं की भी वृद्धि कुछ क्षेत्र तक सीमित नहीं है, और वैसे ही पौधों की भी वृद्धि कुछ क्षेत्र तक सीमित नहीं है। तो ये आपका क्या होगा? गलत होगा, ये आपका गलत होगा। तो इसमें से क्या कह रहा है? कौन सा गलत कथन दर्शाता है? गलत कथन कौन सा दर्शा रहा है? गलत कथन दर्शा रहा है डी। तो डी दर्शा रहा, तो ऑप्शन किसमें है? डी। तो डी है ये है ऑप्शन नंबर डी में ही। तो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है ना? गुड, पढ़ते रहिए। अच्छा ये क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर काम करेगा? रट लो, ये चुंबकीय प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण, विद्युत के चुंबकीय प्रेरण या फिर अन्योन्य प्रेरण पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? विद्युत के चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत के चुंबकीय प्रेरण पे, विद्युत के चुंबकीय प्रेरण पे काम करेगा। विद्युत पे काम नहीं करेगा। धारावाही चालक पर बल, विद्युत वाहक बल के ताप प्रभाव पर काम नहीं करेगा। किस पे काम करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो प्रजनन के लिए जो बीजाणुओं का उपयोग करेगा वो कौन होगा? वो होगा फर्न। वो कौन होगा? वो होगा फर्न। यीस्ट करेगा? खमीर करेगा? नहीं। अमीबा भी नहीं करेगा, और आम तो नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आंसर ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। ये आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा ना? हाँ अब दिख रहा होगा। गुड। अब देखो लिखा है एक दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है। उसी सामग्री का एक अन्य तार जिसकी लंबाई 3 गुनी और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2 गुना है, प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट सीख लिए। इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आता है, और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। न्यूमेरिकल ऐसा भी पूछ लिया जाएगा, कभी कभी डेटा देगा तब पूछ लिया जाएगा, और कभी कभी उसका थ्योरी में पूछ लिया जाएगा। एक रिलेशन आप याद रखो, कौन सा? R बराबर रो L अपान A। रो L अपान A। अब देखो R क्या है? R क्या है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। L क्या है? तार की लंबाई। क्या है? तार की लंबाई। ठीक। A क्या है? A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है। रो क्या है? रो है उस मटेरियल का घनत्व, मटेरियल की डेंसिटी। ये क्या है? मटेरियल की डेंसिटी, घनत्व। अब देखो क्वेश्चन यही पूछा है यहाँ पे कि दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है। तो देखो दिए गए तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है। ठीक है। उसी सामग्री का एक अन्य तार जिसकी लंबाई 3 गुनी है। लंबाई कितनी हो गई? L बराबर कितना हो गया? 3L। L डैश बराबर कितना हुआ? 3L।
लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2 गुना हो गया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुना 2a। ठीक है, तो r डैश निकाल लो। r डैश कैसे निकालोगे, r डैश बराबर रो तो रहा है, a की वैल्यू, l की वैल्यू कितनी हो गई 3l, a की वैल्यू कितनी हो गई 2a, हो गई कि नहीं हो गई। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो कैसे, 3/2 रो l अपान a, ये आपका r डैश होगा, r डैश। तो r डैश बराबर कितना हो जाएगा 3/2 रो l अपान a, क्या r के बराबर नहीं होगा, रो l अपान क्या r के बराबर नहीं होगा, तो रो l अपान a की वैल्यू क्या रख देंगे, r रख देंगे। तो r डैश जो नया रेजिस्टेंस आया है, जो नया प्रतिरोध आया है, यही तो पूछ रहा था, प्रतिरोध होगा तो कितना प्रतिरोध होगा 3/2, और पहले के r का 3/2, पहले के रेजिस्टेंस का 3/2, तो 3/2 पहले के रेजिस्टेंस का 3/2, तो आंसर कितना हो गया, आंसर आपका सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। ये कह रहा है कि अब जो जब आप लंबाई 3 गुना करोगे, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2 गुना करोगे, तो उसका रेजिस्टेंस है पहले के 3/2 गुना होगा, पहले के 3/2 या फिर 1.5 गुना हो जाएगा। ये चीज ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको प्रॉपर नोट भी करते चलिए, ये सारी चीजें, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सहसंयोजी यौगिक आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। सहसंयोजी यौगिक आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, पूछा है कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो देखो कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे, देखो वे विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। किसकी बात कह रहा है, सहसंयोजी यौगिक की बात कह रहा है, सहसंयोजी यौगिक की बात कर रहा है कि वे विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, इनका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, वे आमतौर पर आयन नहीं बनाते हैं, वे कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं होते हैं। तो अब देखो वे विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये बात सही है। वो कह रहा नहीं करते हैं, कि प्रदर्शित नहीं करते हैं, जो प्रदर्शित नहीं करता है, ये तो प्रदर्शित करते हैं, ये तो प्रदर्शित करते हैं अपने गुण, कि ये गुण है उसमें। दूसरा, इनका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है, ये भी उसका गुण है। वे आमतौर पर आयन नहीं बनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, गुण ही उसका प्रदर्शित कर रहा है कि आयन नहीं बनाते हैं। अब देखो, वे कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं होते हैं, ये उसके गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो आंसर डी इज गलत, डी इज इनकरेक्ट। अगर डी इनकरेक्ट होगा तो हमको नहीं ही पूछा था जो इनकरेक्ट होता, तो जो वही पूछा, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी ही सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का लेंस का उपयोग करके किसी दूर की वस्तु के तीव्र प्रतिबिंब को पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी, देखो आप मान लो यहां पे खड़े हो, ठीक, ड्राइंग बेस्ट है, हंसीएगा मत। अब यहां से आप किसी भी फोकस कर रहे हो, यहाँ के लिए फोकस कर रहे हो ना, फोकस कर रहे हो, तो क्या कह रहा है, एक लड़का लेंस का उपयोग करके किसी दूर की वस्तु को तीव्र प्रतिबिंब को पर्दे पर फोकस करता है। तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी, लेंस और पर्दे के बीच की जो दूरी होगी वो फोकस ही होगा। लेंस
लेंस और पर्दे की जो बीच की दूरी होगी, जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगा, वो उसका फोकस होगा। क्या होगा, वो उसका फोकस ही होगा, फोकस होगा। तो फोकस होगा, देखो f/2 होगा नहीं, 2f होगा नहीं, f होगा, f/3 होगा नहीं, क्या होगा, f होगा, उसकी फोकस ही होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर 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 बी इज करेक्ट। उसकी जो फोकस होगी वही उसकी लेंस और पर्दे के बीच की दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा ना, दिख रहा होगा, तो थोड़ा छोटा है बट देख लेना। देखो, कोयले कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। कोयले और पेट्रोलियम को सुरक्षित रखना, स्टोर करने के लिए निम्नलिखित मतलब ये ऑप्शनों में से हमको क्या करना चाहिए, निम्नलिखित ऑप्शनों में से क्या क्या किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए, सोलर कुकर से हर कीमत पर बचना चाहिए। सोलर कुकर से अगर हर कीमत पे बचोगे तो जाओगे किस पे, जाओगे किस पे, ठीक। मानक गर्म क्या कह रहा है, संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो चाहिए तो ये थोड़ी है कि ये किया जाना चाहिए, कीमत पर बचना चाहिए, इससे बचना थोड़ी, इसको यूज करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए, ऐसा थोड़ी इसको यूज का नाम बचना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए। मानक गर्मा गर्म बल्बों के लिए CFL बल्बों को प्रतिस्थापित करने से बचें ना, CFL को प्रतिस्थापित ना करें, CFL को ही यूज करें। सार्वजनिक, ये भी गलत हो गया, ये तो गलत हो ही गया। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने या कारपूल में शामिल होने से बचें नहीं, आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, बचे ना करें, तभी तो सुरक्षित होगा हमारा पेट्रोल। अब देखो, एयर कंडीशन, ये भी गलत हो गया, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग ना करें। ये देखो, अत्यधिक उपयोग ना करें लिखा है ना, तो हमको क्या बताना क्या है, इसके पेट्रोल एवं कोयला के संरक्षण में निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए कि एयर कंडीशन या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग ना करें। हम क्या करें कि एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग ना करें। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। देखो, यदि एक पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। अपचयित मतलब रिडक्शन या अपचयन, ऑक्सीकरण या रिडक्शन, क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन। रिडक्शन या फिर अपचयन, क्या कहेंगे, या फिर अपचयन। किसको, इसी को बोल रहे हैं, इसी को, कि यदि एक पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण खो देता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। देखो, ऑक्सीकरण का जुड़ना
क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा, और ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का खो देना रिडक्शन या अपचयन कहलाएगा। तो उस हिसाब से पहला वाला आपका, पहले वाला तो सही कह रहा है कि अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है, उसको हम अपचयन कहते हैं। तो पहला तो सही कह रहा है। अब दूसरा पढ़ो। यदि एक पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। फिर अपचयित है, अपचयित मतलब अपचयन, अपचयित मतलब अपचयन। तो देखो, अगर कोई हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, क्या करेगा? हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, तो उसको भी अपचयन कहेंगे। देखो क्या होता है अपचयन में? अपचयन में होगा कि आपका ऑक्सीजन तो हटेगा लेकिन हाइड्रोजन ग्रहण करेगा। ऑक्सीजन तो हटेगा, खो देगा, लेकिन हाइड्रोजन ग्रहण करेगा। तो ये भी सही बात कह रहा है, ये भी बात सही कह रहा है। तो ये भी अगर बात सही कह रहा है तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा दोनों कथन असत्य है। दोनों कथन असत्य है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, दोनों कथन असत्य है। दोनों कथन असत्य तो है नहीं। कथन पहला असत्य है, ये भी नहीं। तो कौन सा? दोनों कथन सत्य है। हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन सही कह रहे हैं। तो हमारा आंसर हो गया सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे अधिक होती है। कहां पूछ रहा है? देखो कहां होगी। एक दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन ये होगा कहीं और। हाँ ये क्वेश्चन है आपका ये। वही तो कह रहे हैं, क्या पूछ रहा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो कौन सा कथन सही है। तो कथन पहला क्या कह रहा? कथन पहला कह रहा दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे अधिक होती है। अब देखो, दंड चुंबक के केंद्र पर चुंबकीय प्रबलता 0 या कम होती है। 0 या कम होगी, कम से कम होगी। क्या होगी? उसके केंद्र पर क्या होगी? केंद्र पर चुंबकीय प्रबलता क्या होगी? केंद्र पर चुंबकीय प्रबलता क्या होगी? कम होगी। फिर ज्यादा कहां होगी? ध्रुव पे। कहां होगी? ज्यादा कहां होगी? उसके ध्रुव पे ज्यादा होगी। ज्यादा कहां होगी? ज्यादा होगी ध्रुव पे, ध्रुव पर। तो ये तो कह रहा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे अधिक होगी, तो ये तो आंसर नहीं होगा, गलत हो गया। अब आप दूसरा पढ़ते हैं। कथन दूसरा, कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। सही बात कह रहा है, क्योंकि भाई मान लो आपका ये चुंबक है, ये ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी। तो ये क्या प्रतिच्छेदित कर रही हैं? प्रतिच्छेदित कर रही हैं? नहीं ना प्रतिच्छेदित कर रही हैं, नहीं ना प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये आपका क्या कह रहा है? ये सही कह रहा है कि कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। सही कह रहा है, ये सही कह रहा है कि प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अब तीसरा पढ़ो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद सतत वक्र बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है, देख लो आप, बंद सतत वक्र बनाएंगी, बंद व सतत वक्र बनाएंगी, कहीं ओपन नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद सतत वक्र बनाएंगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। पर दूसरा और तीसरा सही है। तो आंसर कौन सा लगाओगे? आंसर लगाओगे देखो, पहला गलत है तो ये पहला गलत है, पहला गलत है तो ये गलत हो गया। पहला है इसमें ऑप्शन, तो ये गलत हो गया। तो दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये भी बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा है तो छोटा कर सकते हैं, बट दिखता हो आपको, बस दिख रहा है अच्छा कमेंट में बताइएगा। कोई अगर दिक्कत रही थी तो फिर अगली टाइम से ऐसा नहीं किया करेंगे। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन, क्या बताना है, कौन सा कथन सही है, क्या बताना है, क्या क्वेश्चन कह रहा उसको जरूर एक बार पूरा क्वेश्चन एक बार सही से पढ़िएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? किसी लेंस में पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये सही कह रहा है। ये सही कह रहा है, किसी लेंस में पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये सही कह रहा है। अब ऑप्शन पढ़ो बी, किसी लेंस में पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर बनेगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। किसी लेंस में दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसका वस्तु अनंत पर बनेगा। नहीं, गलत है। किसी लेंस में दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर बनेगा। बिल्कुल सही कह रहा है कि किसी लेंस में दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर बनेगा। तो कौन सा सही है? डी भी सही है। तो आंसर कौन सा सही है? ए सही है और डी सही है। हमको क्या बताना? सही वाला ही बताना है। तो ए और डी बताना है, ए और बी नहीं, ए और डी। ए और डी सही, दोनों सही है। कौन सा? ए और डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा ना? दिख रहा। देखो, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व पर प्रकाश डालने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है। ठीक है, नीचे उल्लेख किया गया है। गलत विकल्प का चयन करें। क्या बताना है? गलत विकल्प का चयन कीजिए। जो गलत विकल्प है उस पर चयन कीजिए। तो पहला वाला आंसर देखो, पहला वाला ऑप्शन पढ़ो। अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं। ठीक बात है। विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। तो कह रहा है विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व पर प्रकाश डालने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। तो अगर यौन शिक्षा अगर दी जाएगी तो क्या होगा? विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करेगा। यह ठीक बात कह रहा है। किशोरों का यौन शोषण से दूर रखने में सहायता करता है। ये भी सही है। अगर उस चीज के बारे में जानकारी रहेगी, जानते रहोगे तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखोगे, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या खराब है। जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हो तो आप अपने लिए समझ रहे होंगे कि टाइम हमारे लिए कितना मूल्यवान है, कितना चीजें अच्छा, मतलब कैसा चीजें मैनेज करनी, सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर उस चीज के बारे में जानकारी है तो आप अपने हिसाब से उस चीज को करोगे। फिर है यौवन के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। जब आप युवावस्था में होते हो तो बहुत सारे आपके अंदर चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में आपको, परिवर्तन के बारे में अगर पहले से पता रहेगा तो अवेयर रहोगे, हेडक नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, परेशान नहीं होगी उस चीज को लेके। तो ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी भी सही है। लेकिन ऑप्शन ए कह रहा है गलत विकल्प, अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं। तो ये गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये वाला गलत है। तो गलत ही बताना था। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर ए ही सही होगा, क्योंकि हमको चूज कौन सा करना था?
गलत ही चूज करना था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, निम्नलिखित में से एक कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। अब देखो पूछेगा जैविक, तो जैविक मतलब सीधा याद रखना, जैविक मतलब जो जिंदा हो, लिविंग। जैविक का सीधा याद रखना, जो लिविंग हो, जिंदा हो, ठीक है। और अजैविक, आजीविक का याद रखना ये जो जिसमें जान ना हो, मृत, जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। आप अपने आप बता दोगे। देखो जैविक घटक नहीं है पूछ रहा है ना, तो देखो मेढक में जान होती है तो जैविक घटक है, फूल में भी जान होती है, जैविक घटक है, कीट पतंगे जो होते हैं जान होती है, जैविक घटक ही है। तो किसमें जान नहीं होती है, वो है आपकी मृदा। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशील की एक सीरीज है, अभिक्रियाशील। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, के। सबसे ज्यादा के होगा, फिर सोडियम होगा, फिर कैल्शियम होगा, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्युमिनियम। फिर कौन सा होगा, एल्युमिनियम, ठीक है। तो सबसे अधिक के पोटेशियम का, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील देखो के है, के नहीं है, एन है, एन है, नहीं है। तो कैल्शियम है, कैल्शियम हाँ है, कैल्शियम है। तो कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम सबसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, कैल्शियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। याद कर लीजिए इस क्वेश्चन से, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, पूछते हैं ऐसा इस तरीके के क्वेश्चन। हाँ देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान को इंगित करती है। रीढ़ के हड्डी के स्थान को इंगित करती है। देखो ये जो है एक, ये है प्रमस्तिष्क, ये फ्रंट वाला फॉर ब्रेन, ये वाला हिस्सा। दूसरा जो है ऊपर वाली चीज को दर्शाता है, ऊपर वाला। तीसरा जो है ये पीछे वाली चीज को दर्शाता है, ये पीछे वाली चीज को तीसरा दर्शा रहा है। देखो नोज ये लिखा है, नोज तो ये आगे का हिस्सा। ये तो चार है, ये यहाँ की चीज को दर्शा रहा है, यहाँ की चीज की जो रीढ़ से जुड़ा है। तो हमको क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान को इंगित करता है। तो रीढ़ का स्थान कौन सा रहता है, यही तो रहता है, ये नीचे ये से जुड़ा रहता है। तो चार क्या होगा, चार आपको रीढ़ की हड्डी को जुड़ने से इंगित करता है कि रीढ़ की हड्डी से यहाँ जुड़ रही है। तो चार नंबर है किसमें, 4 नंबर डी में है, 4 नंबर डी में। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्पन्न होती है। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्पन्न होती है। देखो ये तो आपको पता है कि ये प्रक्रिया दिन के दौरान होगी और किसके प्रेजेंस में, सन के प्रेजेंस में, प्रकाश संश्लेषण होगा उसका।
तो देखो दिन के दौरान होगी तो ये बात सही है, श्वसन दौरान नहीं। रात में तो बिल्कुल नहीं होगी, तो ऐसे गलत हो गया। रात के दौरान नहीं, क्या होगा? दिन के दौरान, हाँ सही है। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ये भी सही बात है। दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करेंगे? पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना। क्या कह रहा है? डॉबेरिनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? देखो डॉबेरिनर से दो क्वेश्चन आ गए, एक इसके पहले वाला जो कथन में था, और एक क्वेश्चन ये डॉबेरिनर से। डॉबेरिनर के त्रिक का उपलब्धि क्या थी? त्रिक की उपलब्धि थी परमाणु भार के क्रम में उसको तीनों तत्वों को सजाना। देखो तत्वों के गुणों का परमाणुविक भार से संबंध स्थापित करने का प्रथम प्रयास, ये ठीक लग रहा। देखो परमाणु भार की बात कर रहा है, परमाणु भार की। देखो परमाणुओं का आकार का अध्ययन करने का प्रथम प्रयास, परमाणु के आकार की बात नहीं करेगा, परमाणु के भार की बात करेंगे पहली बार में। अणुओं की परमाणुविकता का अध्ययन करने का प्रथम प्रयास नहीं, तत्वों के रंग का अध्ययन करने, रंग का तो बिल्कुल नहीं, प्रथम प्रयास रंग का तो बिल्कुल नहीं। तो किसका किया था? तत्वों के गुणों के परमाणु भार का, तत्वों के गुणों का परमाणु भार से संबंध स्थापित करने का प्रथम प्रयास किया था किन्होंने? डॉबेरिनर साहब ने, जिन्होंने त्रिक नियम दिया था। तो आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा है ये क्वेश्चन कुछ अधूरा है, देखा है मैंने इसको। आपको ये क्वेश्चन करवा देंगे, कल करवाएंगे इससे। वो अधूरा है क्वेश्चन, उसका कुछ अधूरा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में दोस्तों में शेयर करिए, और क्लास को बार बार देखते भी रहिए। जो समझ में नहीं आ रहा है नोट करते रहिए, और कैसे आप चाह रहे हैं पढ़ना, चैप्टर वाइज पढ़ना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पूरी तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, ये सीरीज तो कंटिन्यू रहेगी। और जो जैसा आपकी डिमांड रहेगी उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, करेंगे। तो अच्छे कमेंट भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए तुरंत। थैंक यू।